हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुद्र, योर नीड वैल्यू एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसमें हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पाथवे जो हमारी बॉडी के हर एक पॉइंट पे, हर एक सेल के पास जाता है, उसको नाम दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम। हम बात करें ह्यूमन के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर क्या होता है, एक पाथवे होता है जो कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को ले जाने का काम करता है, सेल से वेस्ट मटेरियल को ले जाने का काम करता है। तो इस सबके लिए क्या चाहिए? एक पाथवे चाहिए, एक हमें नली की जरूरत होती है। इसी नली को, इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ब्लड एक क्या होता है? मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जो कि 45% बनाता है, एंड जो हमारे लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं जो कि 55% बनाता है। 55% में भी 98 to 99% क्या होते हैं? वाटर प्रेजेंट होते हैं। 1% में क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हम बात करें NaCl की, KCl की, ये साल्ट प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें सॉलिड पार्ट या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% बनाता है ब्लड का, इसमें क्या होता है? RBC प्रेजेंट होते हैं, WBC प्रेजेंट होते हैं एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो RBC होता है ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हम बात करें ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? RBC करता है। और CO2 को ले आने का काम कौन करता है? RBC करता है। आरबीसी, WBC क्या काम करता है? WBC जो हमारे सेल के अंदर क्या चले जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, तो इनको मारने का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन हेल्प करता है? WBC करता है। हम बात करें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड वेसल्स से ब्लड को बाहर नहीं जाने देता, ब्लड को बांध के रखने का काम करता है, प्लेटलेट्स होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं WBC के बारे में। अगर हम बात करें WBC की, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज्यादा से ज्यादा यार आप लोग शेयर करें, शेयर नहीं करते आप लोग, और लाइक करें। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, अपने दोस्तों शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, तो क्या होगा? हमारा भी हेल्प हो जाएगा। क्या है, हमने एक शुरुआत किया है। अब इसमें क्या होगा कि आप लोग का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। अगर ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। अगर यार व्यू नहीं आएंगे, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। देख रहे हैं कितना मेहनत से लेक्चर बनाते हैं। एक लेक्चर को शूट करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो इन चीजों को क्या करें, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करें। मार्केट में बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे टीचर प्रेजेंट है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए सुटेबल हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कौन दे सकता है? एक ऐसा एस्पिरेंट ही दे सकता है जो इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो। तो हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट के बारे में। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर में शेयर करें। ज्यादा शेयर करेंगे यार तो हमारा भी फायदा होने वाला, आपका कुछ नहीं लगने वाला। इससे केवल एक शेयर बटन ही तो दबाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को लाइक कर ले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी विद रुद्र। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमें इसका जितने भी लेक्चर लेते हैं उसका PDF पर डे शेयर करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 20 सालों के जितने क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर। जैसे आज हमने क्या किया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लाइव लेक्चर में क्या करेंगे, पिछले 20 सालों से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लाइव लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो दोनों चीजों को एक साथ जब मिलाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, और वहां पे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में डिस्कस कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक साथ दो काम हो जाएंगे। आपको क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद जो यहाँ पे मान कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट छूट गया, तो उस चीज को हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, वहां से पता चल जाएगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको मिलने वाली नहीं है। आप चीजों को क्या करेंगे, मिस करेंगे। फिर हम बात करें, आगे हम लाने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की जितने चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक दिन में 2 से 3 चैप्टर एक साथ लाइव लेक्चर हम मैराथन करेंगे, उसमें डिस्कस हो जाएगा।
साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए क्वेश्चन, और जब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से घुमा के पूछा है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, मैराथन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए भी आपको जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, बहुत ज्यादा समय को नहीं लेते हैं। आपका एग्जाम 5 मई को है, आपको सबको पता है। आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अब 5 मई के लिए एक फिक्स टारगेट सेट करना है कि मुझे एक दिन में एक लेक्चर को खत्म करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। ये तब होगा जब आप क्या करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे कि आज मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंट आज ये हमारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने। चाहे हमारे पिछले साल के डाउट रहे हो, चाहे कोई पॉइंट ऐसा रहा हो जो हमें समझ में आया हो, कोई नया एडेड पॉइंट हो, तो सारे चीजों को हम क्या करेंगे, एक साथ क्लियर करने वाले सारे कॉन्सेप्ट को। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा ज्यादा आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपके पास एक टारगेट है कि आपको 5 मई को एग्जाम देना है। अब 5 मई को एग्जाम देना है, इसके लिए जरूरी है कि आपका सारा चैप्टर क्या होना चाहिए, साथ में पढ़ना तो जरूरी है, साथ में रिवीजन जरूरी है। अब रिवीजन कैसे होगा कि ज्यादा ज्यादा क्या करें, आप रिवीजन के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं। रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं कि मान लें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें, तो इसके लिए जरूरी है आप लोग क्या करें। चलिए इसी पॉइंट पे आज बात कर लेते हैं थोड़ी देर। क्या करें, अगर मान लें हमें रिवीजन करना है, अब रिवीजन के लिए आपके पास 3 तरह के क्या बचे चैप्टर हैं। एक चैप्टर जिसमें क्या हो, एक चैप्टर ऐसा चैप्टर जो कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह इससे क्या है, तैयार है। कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको तो कॉन्सेप्ट तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें क्या है कि आपको डाउट होता है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट तो तैयार है लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको क्या होता है, उस पॉइंट में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे प्रीवियस चैप्टर है, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसा, उसमें कंफ्यूजन होता है। या फिर हम बात करें कि लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, राइट शिफ्ट कब होता है, इस तरह के पॉइंट में हमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पहले वाले चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर जो आपके क्या है, तैयार है, इसमें आपको अब ज्यादा ज्यादा प्रीवियस ईयर PYQ को लगाना है। क्या करना है, अब ज्यादा ज्यादा PY को लगाना है। जब PYQ को लगाएंगे तो उससे अगर कोई भी पॉइंट या कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसमें मान लें रह गया, तो उससे आप क्या करेंगे, PYQ से कोई क्वेश्चन बजा, आप तुरंत एनसीईआरटी पलट के देख लिए, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये दूसरे पार्ट में क्या करना है कि इस पार्ट से क्वेश्चन आपका बचता है, उस पार्ट को पहले एक बार रिवाइज करें, एक पार्ट उसको कहीं से भी क्या करें, डाउट को क्लियर करें, उसके बाद क्या करें, उसका PYQ लगाएं, उसका फिर से PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करें, तो भी क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचता है ऐसा चैप्टर जिसका अभी तक आपने उस चैप्टर को एक भी बार डिस्कस नहीं किया है, एक भी बार क्या किया है, डिस्कस नहीं किया है। ये चैप्टर आपको आता ही नहीं है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको उस चैप्टर का वीडियो देखना है, उस चैप्टर का वीडियो देखिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद अगर डाउट बचता है तब आप किस लेवल पे आ जाएंगे, लेवल 2 पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो डाउट बचते हैं आके फिर से वीडियो देखिए, उस डाउट को क्लियर कीजिए और क्या करें, फिर से PYQ को लगाएं, उसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी होती है। एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करें, एनसीईआरटी को रिवाइज करने का तरीका होता है कि मान लेना हमें कोई चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, कोई चैप्टर को मान लेना हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, यहां पे हम ले रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल
किंगडम के बारे में ले रहे हैं। अब एनिमल किंगडम को हम कैसे रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को हमें रिवाइज करना है। तो एनिमल किंगडम को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले एक माइंड मैप बनाएंगे। इस माइंड मैप में हम क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। इस माइंड मैप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट हम टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी में पहला एनिमल किंगडम में लिखा हुआ है कि सेल किस तरह के सेल होते हैं, सेल किस किस तरह के होते हैं। तो वहां पे दिया हुआ है कि सेल है एग्रीगेट टाइप का, फिर टिश्यू लेवल, फिर हमने देखा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। इस तरह के किस तरह के एनिमल बनते हैं, किस तरह के बॉडी से एनिमल बनते हैं, तो उसको देखने। फिर हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, किस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आप ऐसे एक बार लिख लेंगे, एक पॉइंट पे लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है। फिर हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि वो क्लोज किसके अंदर ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, किसके अंदर क्या होते हैं माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि जर्म लेयर कौन कौन किस एनिमल में किस तरह के पाए जाते हैं। फाइलम को जब हम डिस्कस करेंगे तो मान लें हम डिस्कस करें पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा के बारे में। अब पोरीफेरा को जैसे हम लिखेंगे तो पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर हम बात करें मोस्टली मेराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कोइनोसिटिक सेल पाया जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम, इनके वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। कोइनोसिटिक सेल क्या होते हैं कि इनर लेयर को लाइन करते हैं, इनके अंदर ऑस्टिया पाया जाता है, अपरकुलम पाया जाता है, ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है वाटर करंट, और अपरकुलम से वाटर करंट क्या होता है बाहर जाता है। ऑस्टिया बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, अपरकुलम क्या होता है केवल एक पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम तुरंत याद कर लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बात करें साइकान को, यूस्पेंजिया एंड स्पाइरोफोरा, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। ऐसे हम बात करें सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। तो इस तरह से आप जब रिवाइज करेंगे चीजों को तो ज्यादा आसान हो जाएंगी कि हमने क्या किया, उसके टॉपिक को लिखा, टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट आए उसको तुरंत दिमाग में लाएं तो आपको ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। आप क्या करें, मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो एक बार एक पेज पे लिखे हुए सारे पॉइंट को एक बार पेज को अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। रिवाइजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप कहीं पे भी चले जाएं, एलन कोटा चले जाएं या फिर कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, कहीं किसी शहर में चले जाएं, किसी टॉपर से पूछ ले तो आपको यही रिवीजन की स्ट्रेटजी मिलने वाली है। जो आपके टॉपर होते हैं सेम इसी स्ट्रेटजी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए आज हम बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। इस चीज पे हमें एक डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं कि रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी कैसे होनी चाहिए, आपके फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीक में आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलने वाला है, तो उसके लिए तैयार हैं। ज्यादा चैनल को फिर से कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। आज हम बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में। सबसे पहले अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, इसको नाम दिया था ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, हमने बात किया था आरबीसी कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं पाए जाते, तो इसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है। इसको ल्यूकोसाइट नाम दिया है। व्हाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट बिकॉज़ आज दे आर कलरलेस। क्यों ल्यूकोसाइट नाम दिया था, क्योंकि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर एन एडल्ट के अंदर, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है 6000 से 8000 प्लस माइनस 2000 टू 3000 डब्ल्यूबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। कितना होता है, 6000 से 8000 है। वहीं अगर हम आरबीसी की बात करें तो उसमें हमने कितना देखा था, 4.5 टू 5.5 मिलियन। कितना, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। हमने बात भी किया था कि जो आरबीसी होता है वो 98% होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है, केवल 1% होता है। कितना होता है, 6000 से 8000 होता है। डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट होता है, स्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है एंड
लिम्फोसाइट होता है। ये जो अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसी होते हैं ये अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी एक पूरी क्लास है, इसके कई सारे क्या है, बहुत सारे गार्ड हैं, इसके बहुत सारे मेंबर हैं, जितने भी मेंबर जितने भी नौकर हैं सारे क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इस्नोफिल क्या क्या काम करता है, तो ये एलर्जी क्रिएशन के लिए पार्टिसिपेट करता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट क्या काम करता है, तो लिम्फोसाइट हमारे हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए हेल्प करता है। मोनोसाइट भी क्या काम करता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हेल्प करता है। तो अलग अलग डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एडब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट, एक होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, मोनोसाइट, इस्नोफिल एंड बेसोफिल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ग्रेनुलोसाइट। लेकिन अगर हम बात करें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की, तो इनके अंदर क्या होता है, कोई भी ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, इनके सेल के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको नाम देता है ये ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल की अगर हम बात करें, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट सेल है, डब्ल्यूबीसी है। एंड ये ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसके पूछे जाते हैं जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इसमें पूछे जाते हैं, इनका न्यूक्लियस का टाइप पूछा जाता है। जो एसिडोफिल होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर दो लोब पाए जाते हैं, एक लोब एंड दो लोब, इसके न्यूक्लियस के अंदर दो लोब पाए जाते हैं। जो बेसोफिल होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर भी 2 से 3 लोब पाए जाते हैं। और ये इसके खास बात होती है, इसका न्यूक्लियस यस शेप का होता है। किस शेप का, यस शेप। यस शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 से 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होते हैं, 2 से 3 लोब के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मोनोसाइट की अगर हम बात करें, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये होता है किडनी शेप का या फिर बीन शेप का। एंड लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, स्फेरिकल, सर्कुलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसको आपको 2 चीजें याद रखनी है कि ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं एंड ये ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं। इनके अगर हम साइज की बात करें तो इसके साइज में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडोफिल की बात करें तो इसकी साइज होती है 10 to 14 माइक्रोमीटर होती है। बेसोफिल होता है 8 to 10 माइक्रोमीटर, या फिर इसको नाम देता है स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी नहीं, स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल की साइज होती है 10 to 12 माइक्रोमीटर। मोनोसाइट की बात करें तो ये होती है 12 to 20 माइक्रोमीटर। एंड लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो इसकी साइज होती है 6 to 15 माइक्रोमीटर। आपको क्या याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट कौन सी है, हमारी बेसोफिल है। और सबसे अगर स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो क्या है, लिम्फोसाइट सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की कि एक डब्ल्यूबीसी कितना लाइफ स्पैन होता है, तो एक डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन क्या होता है, 14 आवर होता है। एसिडोफिल के एसिडोफिल को नाम देता है स्नोफिल। इसी को नाम देता है स्नोफिल भी नाम दिया जाता है। अगर हम बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल कितना होता है, 10 आवर होता है। न्यूट्रोफिल्स का होता है 12 आवर। एंड अगर हम बात करें मोनोसाइट को कितना होता है, लेस देन 24 आवर। एंड सबसे ज्यादा जो रहता है ये होता है लिम्फोसाइट का 5 to 7 डेज। कितना होता है, 5 to 7 डेज का होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी से कंपेयर करिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना होता है, 120 डेज का होता है। अगर हम बात करें स्टेन विथ, ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। नॉर्मली आपको देखेंगे जब आप ब्लड को, तो ब्लड में आपको डब्ल्यूबीसी नहीं दिखाई देंगे। अब डब्ल्यूबीसी को देखने के लिए हम क्या करना होगा, हमें स्टेन करना होगा। अब डब्ल्यूबीसी को हम कैसे स्टेन करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डाई डालते हैं, अलग अलग कलर डालते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, कलर को पकड़ लेते हैं, कलर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे ग्रेन्यूल्स, तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी दिखाई देने लगेगा। तो हम किस चीज से कौन सी डब्ल्यूबीसी को स्टेन करते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं एसिडोफिल को, एसिडोफिल के लिए हम देते हैं एसिडिक डाई लाइक
इसोसिन को यूज कहते हैं। अगर हम बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल को यूज कहते हैं बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन को यूज कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स तो न्यूट्रोफिल्स के लिए हम क्या कहते हैं, कोई भी डाई एसिक या एसिडिक या बेसिक डाई हम यूज कर सकते हैं। क्या मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट को हमें करना होगा ग्रेन्यूल, हमें स्टेन करना होगा? न्यू नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। जब ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो अब कलर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको स्टेन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें नंबर की तो सबसे ज्यादा जो नंबर होता है वो किसका होता है, सबसे ज्यादा नंबर होता है न्यूट्रोफिल्स का, 60 to 65% होता है टोटल ल्यूकोसाइट का। अगर हम बात करें बेसोफिल का तो बेसोफिल का नंबर होता है 0.5 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर हम बात करें एसिडोफिल की तो एसिडोफिल का नंबर होता है 2 to 3% एंड मोनोसाइट का 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट का 20 to 25%। ये होता है इसका नंबर। ये तो बात हो गई इनके नंबर की। एंड अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडोफिल की तो जो एसिडोफिल जो होता है ये परफॉर्म करता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन में कौन परफॉर्म करता है? एसिडोफिल परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाता है एंड जो टी लिम्फोसाइट होता है हमारे जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है उसको बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट तो ये WBC ऐसा होता है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये किल करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स क्या बनाता है, ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करता है। तो जितने भी WBC होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जितने भी WBC होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे WBC से रिलेटेड होते हैं। अब हमारे एनसीईआरटी में WBC कुछ है, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं उनका क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। मैक्सिमम चांसेस है कि इस फिगर से क्या जाए, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अब इस फिगर में आपको पहचानना है कि कौन सा है, कौन सा सेल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरबीसी आप बड़े आराम से पहचान लेंगे, रेड कलर का होता है। सबसे पहले क्या है? आरबीसी। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, प्लेटलेट्स को भी आप पहचान लेंगे। इस्नोफिल ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, दो लोब पाए जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी के फिगर को तो इसके अंदर दो लोब हेडफोन की तरह दो लोब बने हुए हैं, तो क्या है? इस्नोफिल है। अगर हम बात करें बेसोफिल तो बेसोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ यस शेप का बनता है। किस शेप का? यस शेप का बनता है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक से ज्यादा लोब पाए जाते हैं। इसके अंदर एक से ज्यादा लोब पाए जाते हैं। समटाइम्स इट हैव 5 लोब्स। इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब्स पाए जाते हैं? समटाइम 5 लोब्स से भी ज्यादा पाए जाते हैं। 2 लोब से 5 लोब तक इसमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की तो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है बीन शेप का होता है। किस शेप का? बीन शेप का या फिर किडनी शेप का होता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट का तो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब बात करें कि कौन सा बी लिम्फोसाइट है, कौन सा टी लिम्फोसाइट है। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट होता है वो पूरी तरीके से न्यूक्लियस क्या है, ये पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म को भरा हुआ है, पूरी तरीके से छाया हुआ है, तो क्या है? ये टी लिम्फोसाइट है। लेकिन जिसका न्यूक्लियस क्या थोड़ा सा छोटा है वो क्या है? वो बी लिम्फोसाइट है। तो आप इस तरीके से सेल को पहचान सकते हैं। इस तरीके से सेल को आप पहचान सकते हैं। ये सेल जरूरी है, नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेल है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा इसी फिगर से आपके क्वेश्चन आएंगे, WBC RBC चाहे जिसकी हम बात कर ले, इसी फिगर, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट है केवल एक ही फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड फ्रेगमेंटेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड द डिराइव्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट। ये किसके डिराइव्ड होते हैं? मेगाकैरियोसाइट सेल होता है, उसके टुकड़े से मिलकर बने होते हैं। सेल्स ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? मेगाकैरियोसाइट सेल पाए जाते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट सेल क्या होते हैं? ये क्या है? मेगाकैरियोसाइट सेल है। अब इन मेगाकैरियोसाइट सेल का क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया।
जैसे इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे तो क्या हो जाता है, इसका बहुत सारे सेल बन जाते हैं। अब सेल बन के क्या बनते हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे इसके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब यही फ्रेगमेंट ही क्या कहलाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं, मेगाकार्योसाइट सेल के फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं। इनसे प्लेटलेट्स आर डिस्क लाइक, ओवल शेप्ड एंड बाइकॉन्वेक्स। अगर हम शेप की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, ओवल शेप भी हो सकते हैं एंड बाइकॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। साइज की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट होते हैं 2 to 3 माइक्रोमीटर के होते हैं। लाइफ स्पैन की 2 to 5 डेज होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम क्यूब ब्लड में होता है इनके काउंट। लेकिन अगर हम एक डिजीज की बात करें, डेंगू में क्या होता है कि इनका नंबर क्या हो जाता है, बहुत तेजी से घटने लगता है। प्लेटलेट्स का नंबर बहुत तेजी से घटने लगता है। अब ये प्लेटलेट्स काम क्या करते हैं, इसका फंक्शन समझे तब ये आपको डेंगू के समझ में आएगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारी क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के बीच में क्या होते हैं, ये हमारे क्या है, प्लेटलेट्स हैं। जैसे ही आरबीसी क्या होती है, अपने ब्लड वेसल्स को कहीं पे ब्लड वेसल्स रप्चर हुआ तो ब्लड वेसल्स से आरबीसी क्या होगी, बाहर जाएगी। अब जैसे ही आरबीसी बाहर जाने लगती है, ये क्या काम करते हैं, आरबीसी को पकड़ के रखते हैं, आरबीसी को पकड़ के रखने का काम करते हैं। इस तरीके से एक जाल बना देते हैं, एक खांचा बना देते हैं, जिसमें क्या होती है, आरबीसी आकर ट्रैप हो जाती है। जैसे ही आरबीसी ट्रैप होती है तैसे ही क्या हो जाता है, वहां पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पे कभी भी क्या हुआ, कटिंग हुआ, कट लगा तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हुए तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और ये आके एक खांचा बना लेते हैं, एक जाल बुन देते हैं, जिससे प्लेट जो हमारे आरबीसी हैं वो बाहर निकलने नहीं पाते। डेंगू के केस में क्या होता है, इन आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, सॉरी ये प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है। जो हमारे डेंगू के वायरस होते हैं ये क्या काम करते हैं, इसी प्लेटलेट्स को मारना शुरू करते हैं। जैसे इनको मारना शुरू करते हैं तो इनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे इनका नंबर क्या होता है, कम होता है, तो जो ब्लड वेसल से आरबीसी है वो धीरे धीरे क्या करती है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके ऊपर क्या होने लगते हैं, रेड कलर के रेसेस आने लगते हैं। रेड कलर के रेसेस क्यों आते हैं, जो आरबीसी है वो अपने ब्लड वेसल्स से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो आरबीसी जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या काम करते हैं, ब्लड वेसल्स में आरबीसी को, प्लाज्मा को बांध के रखने का काम करते हैं। फंक्शन की अगर बात करें, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये क्या काम करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंडोथेलियम को रिपेयर करने का काम करते हैं। By the formation of the platelet plug, because they have tendency to attach on the gelatinous or mucilaginous surface। क्यों, क्योंकि इनको पास एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी म्यूसिलिनस सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं क्या है, एक तरह का एंडोथेलियम है। एंडोथेलियम और इसके इनर सरफेस पे क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। अब म्यूसिलेज की कवरिंग की वजह से क्या हो जाता है कि इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। जैसे ही अटैच यहाँ मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, यहाँ पे इसने आके अपना जाल बुन लिया। जैसे जाल बुना, यहाँ पे जो आरबीसी है वो आरबीसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके ट्रैप हो जाएगी। आरबीसी आके ट्रैप हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिपेयर हो जाएगा। ये यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो यहाँ पे ब्लड का लॉस नहीं होगा। सिंथेसाइज प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड है, और क्या काम करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड को भी बनाने का काम करता है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बिन क्या होता है, इन विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो कि किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सिंथेसाइज सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन को भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। जो सेरोटोनिन होता है एक तरह का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ब्लड बाहर नहीं निकलने पाएगा। और डेंगू के केस में क्या होता है कि
यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन खत्म हो गया, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होने लगती है, डायलेट होने लगती है। जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। और जैसे ही ब्लड इकट्ठा होगा, कहीं पे भी क्या होगा, लिक्विड इकट्ठा हुआ तो लिक्विड क्या होता है, वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। तो सेम केस होता है डेंगू के केस में। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ब्लड वेसल्स यहाँ पे डैमेज हुई, रप्चर हुई, आरबीसी बाहर निकलना स्टार्ट हुई। यहाँ पे जैसे आरबीसी बाहर निकलना स्टार्ट होती है, यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन में क्या करते हैं, यहाँ पे एक जाल बुन लेते हैं। जाल बुनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पूरा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी जाके ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आरबीसी ट्रैप हो जाते हैं, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये पूरा क्या हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर एक किसके अंदर पाया जाता है, एलिड्स के अंदर पाया जाता है, मोलस्का के अंदर, इकार्डोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा के अंदर इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसे ब्लड होता है, ब्लड पंप बाय द हार्ट थ्रू द साइनस। किसके द्वारा ब्लड पंप होता है, साइनस के द्वारा होता है। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की तो किसके अंदर पाया जाता है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके दो चैप्टर रिलेट हो जाते हैं। दो चैप्टर कौन कौन से, एनिमल किंगडम भी और हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर है वो आपको किससे रिलेट होंगे, एनिमल किंगडम से रिलेट होंगे। तो इस एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, पाया जाता है लेट्रा के अंदर और कार्डेटा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा, और किस में जाता है, कैपिलरीज के द्वारा इसमें ब्लड फ्लो होता है। अब कैसे होता है इसकी अगर हम बात करें, ये हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पे क्या है, ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर सेल प्रेजेंट है। हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। हार्ट ने जैसे ब्लड को पंप करते हैं, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, अब ये ब्लड आया। अब ये जैसे ब्लड आता है, ब्लड क्या कर देता है, यहाँ पे पूरा ब्लड अपना छोड़ देता है। ब्लड अपना छोड़ दिया, यहाँ पे जो ऑर्गन है वो क्या करने लगते हैं, जो जितने सेल है यहाँ पे नहाने लगते हैं। लगता है कि ऑर्गन आर बाथिंग इन दी ब्लड। जितने भी ऑर्गन होते हैं वो ब्लड के अंदर क्या करते हैं, बाथ करते हैं, नहाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे फिर से हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है, ब्लड क्या होता है, यहाँ पे वापस किसमें चला जाता है, हार्ट के अंदर चला जाता है। ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट होता है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। अब हार्ट ने जैसे ब्लड को पंप कर किया, अब ये कहां पे आया, यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन है, यहाँ पे क्या है, सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज पाई जाती है। इस कैपिलरीज में ही क्या करते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करते हैं। अब कैपिलरीज के बाहर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही क्या काम करते हैं, ये गैसेस के एक्सचेंज में, न्यूट्रिशन के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, यहाँ पे एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ब्लड आया, कैपिलरीज में आया, और कैपिलरीज से ही क्या होता है, वापस हार्ट में चला जाता है। ये हार्ट से आया और हार्ट में ही वापस है, एक सर्कुलेटरी क्लोज पाथवे में चला गया, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड आता है, ब्लड पूरे ऑर्गन को देता है, पूरे सेल को देता है। सेल ब्लड में क्या होते हैं, नहाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर से जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड फ्लो कर जाता है। लेकिन उस क्लोज में क्या होता है कि क्लोज में ब्लड आता है, वेसल्स के द्वारा आता है, और अंत में क्या हो जाता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। एक कैपिलरीज के चारों तरफ क्या पाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट में या फिर न्यूट्रिशन में के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, मेनली ब्लड फ्लो की बात करें तो इसके अंदर किसके द्वारा होता है, साइनस के द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा होता है, कैपिलरीज के द्वारा होता है। अगर हम बात करें सेल के, तो सेल इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सेल क्या करते हैं, नहाते हैं।
इसमें क्या होता है, नॉट डायरेक्ट इन कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कांटेक्ट में होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर नाम लेस होता है, इसके अंदर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज पाथवे, किसी पाइप में कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रहा है। जब किसी पाइप में कंटिन्यूअस ट्रेवल करेगा तो वहां पे प्रेशर अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो एनिलिडा, सिफेलोपोडा एंड वर्टिब्रेटा इसके एग्जांपल है। In closed circulatory system, exchange of nutrient and gases between cell and blood occur through the extracellular fluid या फिर टिश्यू फ्लूइड के द्वारा इसके अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, आर्थ्रोपोडा मोलस्का एंड सिफेलोपोडा को छोड़ के। अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 एग्जांपल है, एनिलिडा, सिफेलोपोडा एंड वर्टिब्रेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिशेस के अंदर किस तरह के क्या होते हैं, हर्ट पाए जाते हैं, मैमल के अंदर किस तरह के हर्ट पाए जाते हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर किस तरह के हर्ट पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।